नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाला। साथ में आपको यह भी बता देता हूं कि यूपीपीएससी प्री एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में किसी भी मंथ में हो सकता है। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्री एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं 20 क्वेश्चन के डेली जीएस का वीडियो अपलोड करूंगा, जो एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो भी पेपर होंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन होंगे, ये सभी प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। साथ में या घटना चक्र से भी संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा वो भी क्वेश्चन इसमें अपलोड किया जाएगा, जो घटना चक्र में नहीं भी हो सकता है। तो आज से हम 20 क्वेश्चन डेली जीएस का पेपर देखेंगे और अपने एग्जामिनेशन को हम एक मजबूत धार बनाएंगे, मजबूत धार तेज करेंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में ऐसे ही बेल आइकन बनी होगी, आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और एग्जामिनेशन पास हो जाए। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में, कहाँ पे ध्यान रखना है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा एम्पे, ठीक का नाम है सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1774 ईस्वी में हुआ था। कब था? 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन एक्ट कौन सा था? एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, किसको? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी कि इसी एक्ट के तहत 1773 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष होता था। जिनका कार्यकाल कितना होता था? 4 वर्ष का होता था। इस एक्ट के अनुसार, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स, कौन? वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ये 2018 में आईएएस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपके ऑप्शन, इसमें कथन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिसमें आपके 4 ऑप्शन है, 4 में एक, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2, 3, तीनों। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, यानी कि तीनों। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इनसे तीनों से क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। यानी कि जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 की जो स्थापना हुई थी,
तो इसकी एक मुख्य जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देना था। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग, यानी कि जिसके लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1800 इनका काल था, 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य यानी कि ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसमें भी 4 ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें आपका ए ऑप्शन से जाएगा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण जो धारा थी वो थी 87, धारा 87 बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान यानी कि धर्म पे और जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। बाद में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बन गई। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें आपके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की बात की, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, लेकिन यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो इसलिए इन चारों ऑप्शन में 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं दिया गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसमें भी आप देखिए 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। जो प्रांत में द्वैत शासन लागू था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, और केंद्र में द्वैत शासन जो लागू किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू किया गया है था, और 1935 अधिनियम के अंतर्गत ही प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। तो केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय में, दूसरा हस्तांतरित विषय में। छठवां क्वेश्चन देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है यहाँ है? तो पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, दूसरा है आपका मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन में केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, तीनों। इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी कि प्रांतों का कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, दूसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, वो भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था।
आपको सबको पता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा ही पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो यानी कि भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण दिया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक व्यवस्था का प्रश्न है, तो वह 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। इसमें आपके 4 ऑप्शन 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में, कहाँ पे, केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ध्यान रखना है, केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए, कितना, 5 वर्ष के लिए होता था। और उसके 60 सदस्यों में से 34 सदस्य, यानी कि टोटल 60 सदस्य होते थे। 60 में क्या होता था, जो 34 सदस्य थे, 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और जो 26 सदस्य बच गए वो मनोनीत होते थे। और निचला सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, वो 3 वर्ष के लिए होता था। तो इसमें 144 सदस्य होते थे, 144 सदस्य होते थे। 144 सदस्यों में से 104 क्या होते थे, निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। ध्यान रखना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, एक ऊपरी सदन, एक निचला सदन। तो ऊपरी सदन को हम राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और निचला सदन को केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो जो राज्य परिषद था यानी कि जो ऊपरी सदन था, उसका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष के लिए होता था। उसमें 60 सदस्य होते थे, जिसमें 26 मनोनीत होते थे, 34 क्या होते थे, वो निर्वाचित होते थे। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होता था वो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता था, जिसमें 144 सदस्य होते थे, 104 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत होते थे। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। आपको सबको पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत, कितना, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह कहाँ से प्रेरित किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग को इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत यानी कि जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच, किसमें, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, पार्लियामेंट्री सुधार 1909, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का बंटवारा यानी कि शक्तियों का विभाजन
किया गया। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और कहां पे लागू कर दिया गया था, केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास थी। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन में नहीं था। इसमें आपके ऑप्शन हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। इसमें क्या थे? सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन कोई सदस्य यानी कि अंतरिम सरकार में किसी भी प्रकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसमें ऑप्शन स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, जनवरी 22 1947, फरवरी 20 1947, जुलाई 26 1946। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जनवरी 22 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही है। नवंबर दिसंबर 1932 में, कब? यानी कि नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों की एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान भी किया गया था। इसलिए दोनों कथन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसमें आपके चार ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था
कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में से भंग कर देना चाहिए। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसमें आपके ऑप्शन इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, क्या विचार, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है, लैंग्वेज जो है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। यहाँ कंफ्यूजन मत होना, विचार जो था वो यूएसए के संविधान से लिया गया था और जो भाषा है यानी कि लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का क्या करता है, निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। संविधान से ही शासन की सभी अंग, अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और यूएसए में है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। इसका आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो इस वजह से न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसमें आपके अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों यहाँ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि कनाडा से प्रेरित है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20वां है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन 310 अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो अनुच्छेद 310 क्या है? अनुच्छेद 310 में क्या है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 311 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 311 में कहा गया है कि राज्य या संघ के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 312 आप लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 313 में क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध, यानी कि जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या
किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू है, वहां तक प्रवृत्ति बनी रहेगी जहां तक वे संविधान के उपबंधों से संगत हैं। यदि संविधान के उपबंधों को उल्लंघन करते हैं तो या फिर हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह अगले भी दिन आपको 20-20 क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको यानी कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के किसी मंथ में। और जैसा कि 4 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, तो